नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। आज दोस्तों हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण के वर्ण और वर्णमाला टॉपिक का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो हम लोग के बिहार बोर्ड 2026 मैट्रिक में उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका हम लोग आज वर्ण और वर्णमाला का पहले टॉपिक, ये वर्ण और वर्णमाला जो टॉपिक है इसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, अपने टॉपिक की ओर। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड में, उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरेक्ट चलते हैं आगे। तो कुछ मोटिवेशनल लाइन है, इसको देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। और हमारे जीवन में मोटिवेशनल लाइन की और मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। लिखा है कि आंखों में कई ख्वाब, आंखों में कई ख्वाब, एक मिनट, ध्यान देना दोस्तों। लिखा है कि आंखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी है। आंखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी है। मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी है। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी है। कैसे छोड़ दूं अधूरा ये सफर, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी है। तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं और चलते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक का, जो है वर्ण और वर्णमाला टॉपिक, उसका हम लोग विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण हम कहते किसे हैं। ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग का है कि व्याकरण हम किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, वाक्य बनाना, ये सब सिखाता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, वह शास्त्र जो शब्द, वाक्य बनाना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, वाक्य बनाना, शब्द बनाना आ जाए, वही क्या होता है, व्याकरण होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, शब्द बनाना, वाक्य बनाना सब सिखाता है, वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि वर्ण, वर्ण ध्यान देना दोस्तों कि वर्ण हम किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, लिखा है कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस ध्वनि खंड को कहते हैं जिसका और अधिक खंड नहीं किया जा सकता है। यानी कि वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे ओ है, आ है, ई है, ई है, ये सबसे छोटी है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है क हलंत, ध्यान देना है, हलंत लग गया यानी कि ये सबसे छोटा हो गया है। अगर हलंत नहीं लगता तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसे ध्यान देना है। अगर क है, इसको तोड़ना है तो क हलंत, और हम अ में इसको तोड़ सकते हैं, तब जाके ये हमारा बन जाएगा क। लेकिन ये जो अब क है हलंत वाला और ये अ है, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा रूप हो गया। तो वही बताया यहाँ पे कि ध्यान देना है कि जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते और खंडित नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्यान देना है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जिस तरीका से, ध्यान देना है दोस्तों, जिस तरीका से मान के चलिए कि ये, यहाँ ध्यान देना है, जिस तरीके से मान के चलिए ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, माला जैसे बनता है। मान के चलिए एक धागे में, यहाँ ये सब मान के चलते हैं कि गुड़िया है, इसको एक धागे में ऐसे बांध देंगे तो ये एक माला बन जाएगा। लेकिन इसी को मान के चलिए, इसको हम ऐसे ना बांध करके एक ऐसे धागा लेते हैं, एक गुड़िया को यहाँ बांध दे, 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 एक को यहाँ बांध दे, तो क्या ये माला बनेगा, नहीं बनेगा। तो जिस तरीका से एक गुड़िया को एक धागे में एक क्रम में हम बांध देंगे तो माला बन जाता है, ठीक उसी प्रकार हम वर्ण को भी एक क्रम में बांध देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। लिखा है यहाँ पे कि वर्ण के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि वर्ण को हम एक क्रमबद्ध में यानी क्रम में बांध देंगे तो वही वर्णमाला कहलाएगा।
वर्ण के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। और इस वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो इस वर्णमाला की संख्या दोस्तों लिखा है 52 होती है। 100% याद रखेगा लोग कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। और 52 को कौन कौन सी होती है? तो ध्यान देना है, 52 को हो जाएगा क से लेकर और ज्ञ तक। क से लेकर ज्ञ तक हो जाएगा कितना दोस्तों? 36 गो। उसके बाद अ से लेकर अह तक हो जाएगा। अह तक कितना हो जाएगा? तो 13 गो हो गया। 36 और 13 49। और फिर हो जाएगा 3 गो कौन? तो स्र हो जाएगा। फिर ये द्विगुण व्यंजन में ढ़ हो जाएगा और फिर ये ड़ हो जाएगा। तो ये 3 गो हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया? तो 3 6 व 3 9 व 3 12 के 2 हर्षिल 1 3 1 4 1 5 यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया? 52 गो। तो अब 52 को कोई पूछ जाए कौन कौन होता है तो बता सकते हैं ना कि क से ज्ञ तक होता है, अ से अ तक होता है, फिर स्र ढ़ और ड़ होता है। 3 गो। तो 36 और 13 49 और 3 52 गो होता है टोटल। चलते हैं आगे। तो वहीं इसकी संख्या कितनी हो गई? 52 गो हो गई। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है कि वर्ण। तो वर्ण अभी हम लोग पढ़े थे कि जिसको और छोटा नहीं कर सकते उसको वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? तो हम जानते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। चलते हैं आगे। तो पहला हम लोग का है कि स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं? ध्यान देना दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे 2 प्रकार होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो उसमें स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण में हमको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिसकी सहायता हम स्वतंत्र रूप से हो, यानी किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या कोई पूछ दिया कितना होता है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। और 11 कौन कौन होता है? तो अ होता है, आ होता है, हर्ष ई यानी कि छोटी होता है, दीर्घ यानी कि बड़ी होता है, हर्ष उ होता है, दीर्घ उ होता है, फिर री होता है, उसके बाद ए होता है, आय होता है, ओ होता सॉरी आय होता है, ओ होता है और फिर औ होता है। यह जो होता है 11 गो, ये हमारा स्वर वर्ण की संख्या होती है। कौन? अ होता है, आ होता है, हर्ष यानी कि छोटी होती है, बड़ी होती है, बड़ा छोटा उ होता है, बड़ा उ होता है, री होता है, ए होता है, आय होता है, ओ होता है, ओ होता है, औ होता है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 11 गो होता है। तो ये स्वर वर्णों की संख्या होती है। तो स्वर वर्ण हम लोग जान गए कि वे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, यानी कि जिनका उच्चारण कैसे हो? स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहते हैं। चलते हैं आगे। अब स्वर वर्ण के प्रकार भी देखेंगे कि स्वर वर्ण के हम कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भेद होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के, अभी हम समझे नहीं कि उच्चारण में लगने वाले के समय के आधार पर क्या होता है, तो बारी बारी से सम के बारे में जानेंगे ना। चलते हैं। 3 गो प्रकार कौन कौन होता है? तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और फिर होता है प्लुत स्वर। ये 3 गो होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। चलते हैं, तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे किसका मतलब क्या होता है। चलते हैं। तो पहला है हम लोग का कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। पहला था ह्रस्व स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण में अल्प मात्रा में हो, यानी कि जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, बिल्कुल कम समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? तो ह्रस्व स्वर कहेंगे। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 गो कौन कौन? तो पढ़ेंगे हम लोग। अ होती है, छोटी होती है, छोटा उ होता है और री होता है। ये 4 गो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। अ, छोटी, छोटा उ और री। आगे चलते हैं। आगे जानेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होता है। तो जिसके उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लेकर किया जाए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे, वैसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल हमारा स्वर कितना हो गया? टोटल हमारा स्वर हो गया 11, जिसमें से ह्रस्व स्वर कितना हो गया? ह्रस्व स्वर हमारा हो गया
4, 4 हो गया। तो सॉरी, ह्रस्व स्वर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। ह्रस्व स्वर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। तो दीर्घ स्वर कितना हो जाएगा? दीर्घ स्वर कितना हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर हमारा 7 हो जाएगा। तो हमने दोनों मिलाकर के 11 होगा। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कौन कौन? तो आ हो जाएगा, बरी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ हो जाएगा। यह हमारा की दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। चलते हैं आगे। आगे हम लोग का है तीसरा, जानेंगे प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं हम लोग जान लेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेकर किया जाए उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी इनमें सबसे ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसको क्या, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक। दीर्घ स्वर को हम लोग सॉरी प्लुत स्वर को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और ध्यान में देना है दोस्तों कि दीर्घ स्वर प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक और दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? तो द्विमात्रिक कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। चलते हैं आगे। तो ये हम लोग जान गए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भेद होते हैं। और यहाँ पे जाति के आधार पर भी दिया है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है सजातीय स्वर जिसको हम लोग सवर्ण भी बोलते हैं, और एक होता है विजातीय स्वर जिसको हम लोग असवर्ण भी बोलते हैं। तो दोनों के बारे में फिर हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। ध्यान देना है, इसमें लिखा है सजातीय स्वर या सवर्ण हम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे ध्यान देना है, ओ है, ओ आ है, ओ आ हो गया, या फिर छोटी बड़ी हो गया, या फिर छोटा उ बड़ा हो गया। तो ये एक जैसे हैं। ये जो जोड़ा है एक जैसा है, यानी कि एक जात वाला है, इसलिए इसको, इस जोड़े को क्या कहेंगे? आपस में सजातीय स्वर कहेंगे। यानी कि ओ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ आदि ये जोड़े आपस में सजातीय स्वर या सवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर या सवर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। आगे जानेंगे विजातीय स्वर क्या है। विजातीय स्वर क्या है? तो ध्यान देना, अ हो गया, छोटा उ हो गया, अ हो गया, बड़ा उ हो गया, या फिर अ बड़ी हो गया, आ बड़ा उ हो गया, आ बड़ी हो गया। यानी कि अलग अलग जात का। देखना है इसमें ये वाला और ये वाला अलग जात का है, ये और ये 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 अलग जात का है। तो ये अलग अलग जात के हैं, तो आदि ये जोड़े क्या कहलाएंगे? आपस में विजातीय स्वर कहलाएंगे या फिर असवर्ण कहलाएंगे। तो जो अलग अलग जात के होते हैं वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। चलते हैं आगे। आगे ध्यान देना है, आगे है कि स्वरों के उच्चारण प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। स्वरों के उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है निर्नुनासिक, एगो अनुनासिक, एगो शानी स्वर, एगो विसर्ग युक्त। इस चारों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चलेंगे, आगे जानेंगे। चलते हैं। पहला है हम लोग का निर्नुनासिक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए तो ऐसे स्वर को निर्नुनासिक कहते हैं। यानी कि जिन स्वर का उच्चारण सिर्फ मुंह से हो उसे क्या कहेंगे? निर्नुनासिक कहेंगे। जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ, इसका केवल मुंह से उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? निर्नुनासिक कहलाएगा। चलते हैं आगे। अगला है, आगे हम लोग का अनुनासिक क्या कहलाता है। ध्यान देना है, तो यदि स्वर का उच्चारण करते समय नाक तथा मुख भी आई है, ध्यान देना है, मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाए, मुख से भी होता है और नाक से भी होता है, एक साथ दोनों से होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग हो गया, अंग हो गया, उंग हो गया। तो यानी कि मुंह, ध्यान देना है, अंग, उंग, अंग, ये मुंह और नाक दोनों से आ रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनुनासिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है सानुस्वर। हम जानेंगे कि सानुस्वर क्या होता है। तो सानुस्वर स्वर कहे होते हैं, यानी कि सानुस्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण अनुस्वार के साथ किया जाए, जिनमें नासिका ध्वनि मिले होती है। यानी जैसे ध्यान देना है, वही सानुस्वर होता है जिसमें, जिसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग, उंग, इनके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या होते हैं? ये
शानु स्वर होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि विसर्ग युक्त क्या होता है। तो विसर्ग युक्त यानी कि जिसके अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जिसके उच्चारण के समय अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उसे विसर्ग युक्त कहते हैं। जैसे अह, आह, प्राह, प्रातः, अतः, ये सब क्या हो जाएंगे, विसर्ग युक्त हो जाते हैं। तो ये हम लोग जान लिए। तो ये हमारा था सिर्फ वर्ण वर्णमाला का। अगले वीडियो में होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जरूर देखेंगे, और इसके आगे जो वीवीआई जिस तरीके से पूछे जाते हैं, बिल्कुल जीरो से विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।